दोस्तों हम लोग PYQ सीरीज़ कर रहे हैं, बिहार PCS का कर रहे हैं। बचा हुआ क्वेश्चन 55 मतलब 53वीं से 55वीं का जो क्वेश्चन है ऑलरेडी हम लोगों ने कुछ किया है और कुछ बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको कर रहे हैं, फुल लेंथ कर रहे हैं ताकि सारे सब्जेक्ट का रिवीजन एक साथ होता चले। और साथ में फिर UP PCS का भी करेंगे, ठीक है, और BPSC का भी कर रहे हैं और सेक्शन वाइज भी करते चल रहे हैं। हिस्ट्री कंप्लीट कराया जा चुका है, ज्योग्राफी भी लगभग कंप्लीट है, तो उसको प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। और मैपिंग का भी कुछ वो है तो उसको भी देख सकते हैं, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। और जो जो PCS वगैरह में क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं वो अन्य स्टेट के लिए भी उपयोगी होते हैं और अन्य जनरल कंपटीशन में भी, जैसे रेलवे, SSC, BSSC, इंटर लेवल, ग्रेजुएट लेवल और जो शिक्षक का एग्ज़ाम लिया जाता है बिहार में या फिर अन्य स्टेट में, उसके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? तो राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। बी आंसर हो जाएगा। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। संविधान के अनुच्छेद 154 के अनुसार राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख राज्यपाल होता है जो मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार कार्य करता है। कुछ मामलों में राज्यपाल को विवेक का अधिकार दिया गया है जिससे वह मंत्रिपरिषद की सलाह के बिना भी कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। CDP एवं NES के पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव किसने दिया था? तो बलवंत राय मेहता समिति ने दिया था। ए आंसर हो जाएगा, ठीक है। CDP एवं NES पुनर्गठन के लिए 1957 में NDC द्वारा स्थापित समिति का नाम बताएं जिसने ग्रामीण स्थानीय सरकार की त्रिस्तरीय प्रणाली का सुझाव दिया था। तो वो थे बलवंत राय मेहता समिति, ठीक है। त्रिस्तरीय स्थानीय सरकार का सुझाव दिया था, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अशोक मेहता समिति ने निम्नलिखित की सिफारिश की थी। तो अशोक मेहता ने किस प्रकार की सिफारिश की थी? तो वो पंचायती राज की द्विस्तरीय सरकार की सिफारिश की थी, ठीक है। अशोक मेहता, देखिए अशोक मेहता दो, कि अशोक और मेहता तो दो वो है, दो नाम में दो का वो है, अशोक और मेहता, तो उसको द्विस्तरीय वो कर लीजिए, ध्यान में रख लीजिए। और ये देखिए बलवंत राय मेहता, ये तीन नाम है इसमें, कि तीन युग में है, तो तीन याद रख लीजिए कि त्रिस्तरीय इन्होंने दिया था। बलवंत राय मेहता, BR मेहता भी इनको बोलते हैं। तो त्रिस्तरीय, नाम में तीन जुड़ा हुआ है। बलवंत राय मेहता तो तीन स्तरीय और अशोक मेहता तो द्विस्तरीय है, ध्यान रखेंगे। इस तरह से थोड़ा थोड़ा ट्रिक भी काम आता है, कई बार अगर ध्यान से उतर जाता है तो इस तरह से ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। केंद्र सरकार के भारी उद्योग एवं सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय द्वारा लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम कितनी धनराशि तक वित्तीय स्वायत्तता दी गई है? तो 500 करोड़ तक लघु रत्न श्रेणी 1 उद्योग को अधिकतम वित्तीय स्वायत्तता दी गई है, 500 करोड़ रुपए तक, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी कितनी? तो 1994 में कितनी थी? C 243 किलोग्राम तेल के बराबर था, ठीक है, 1994 में। ये अभी वर्तमान का पूछा जा सकता है इस अनुसार, ठीक है, तो उसको ध्यान रखेंगे। ये 1900 क्या पूछा गया है? भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा की खपत 1994 में थी कितनी? तो 243 किलोग्राम तेल के बराबर थी, ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था? तो भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट 1970-80 के दौरान हुआ था, ठीक है। भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संकट जो हुआ था 1970-80 के दौरान हुआ था, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे कि पहली बार
तेल ऊर्जा संकट कब हुआ था भारत में? तो 1970-80 के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें। तो भारत में राज्य विद्युत बोर्डों की वित्तीय रुग्णता के निम्नलिखित कारणों पर विचार करें, मतलब कि वित्तीय रुग्णता का क्या कारण है राज्य विद्युत बोर्डों का, यही बताना है। तो कौन कौन से कारण हैं? तो कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, ये भी सही है। प्रसारण एवं संवितरण से हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं। प्रसारण एवं संवितरण से हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, ये भी सही है। राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, ये सही है। और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी सही है। तो 1, 2, 3, 4 चारों सही हो जाएगा, बी आंसर होगा। ठीक है। कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को उत्पादन लागत से कम पर बिजली का विक्रय, और प्रसारण एवं संवितरण से हानियां काफ़ी ज़्यादा होती हैं, और राज्य विद्युत बोर्डों के लिए वाणिज्यिक स्वायत्तता में कमी, और राज्य सरकारों ने राज्य विद्युत बोर्डों के माध्यम से सामाजिक परिधान नीतियों को क्रियान्वित किया है, तो ये भी सही है। चारों सही हैं। चारों मतलब वित्तीय रुग्णता का कारण है, राज्य विद्युत बोर्डों के वित्तीय रुग्णता का कारण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। भारतीय अर्थव्यवस्था सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र के सह अस्तित्व को महत्ता प्रदान की गई है। इसी कारण भारतीय अर्थव्यवस्था को मिश्रित अर्थव्यवस्था की संज्ञा दी गई है, ध्यान रखेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरह की है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है। सार्वजनिक क्षेत्र के साथ साथ निजी क्षेत्र भी, मतलब निजी क्षेत्र के सहअस्तित्व की महत्ता है भारतीय अर्थव्यवस्था में, ध्यान रखेंगे। चल योजना के बारे में निम्नलिखित पर विचार करें। तो चल योजना के बारे में क्या इसमें सही है? तो चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो सही है। चल योजना में वार्षिक बजट शामिल होता है, ठीक है। और एक योजना जो 3, 4, 5 वर्ष नहीं है, नहीं, वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, तो ये भी सही है। मतलब जो चल योजना है वो अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, तो ये भी सही है। 10, 15 अथवा 20 वर्षों के लिए सापेक्ष योजना तो नहीं, प्रति वर्ष ये इसमें योजना वो किया जाता है। वह अर्थव्यवस्था की आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष, ठीक है, प्रति वर्ष संशोधित होती है। और चालू वर्ष के लिए एक योजना जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा, ठीक है। चल योजना के बारे में देखिए, चल योजना के बारे और देखते हैं। जनता पार्टी सरकार ने 5वीं पंचवर्षीय योजना को समय से पूर्व ही 5वीं पंचवर्षीय योजना को किसने? जनता पार्टी सरकार ने समय के पूर्व ही, अर्थात 4 वर्ष में 1974 से 78 में ही समाप्त करके 1 अप्रैल 1978 से एक नई योजना प्रारंभ कर दी। इस योजना को चल योजना या अनवरत योजना, रोलिंग प्लान नाम दिया गया, ठीक है। इस योजना के तहत चालू वर्ष के लिए एक योजना होती है जिसमें वार्षिक बजट शामिल होता है। यह अर्थव्यवस्था के आवश्यकता अनुसार प्रति वर्ष संशोधित होती है, ध्यान रखेंगे। चल योजना किसके द्वारा लाया गया था, पूछा जाता है। ये चल योजना को ही अनवरत योजना या रोलिंग प्लान कहते हैं, जनता पार्टी की सरकार ने लाया था। कब? तो जो 5वीं योजना थी उसको 1 वर्ष पहले ही समाप्त कर दिया गया था और 1 अप्रैल 1978 से लाया गया था, ध्यान रखेंगे डिटेल्स को। भारत में योजना आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारत में योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, 1950 में। भारत में योजना आयोग का गठन 1950 ईस्वी में परामर्शदात्री व विशेषज्ञ संस्था के रूप में सरकार के एक प्रलेख द्वारा किया गया था। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। यह संवैधानिक, मतलब कि ये इसका संविधान में जिक्र नहीं है,
ठीक है, संवैधानिक निकाय नहीं है। ठीक है, ये संवैधानिक निकाय नहीं है योजना आयोग, ये परामर्शदात्री है। ठीक है, परामर्शदात्री संस्था है, सरकार को परामर्श देती थी। अब इसके स्थान पर नीति आयोग को ला दिया गया है। 1 जनवरी 2015 में लाया गया था नीति आयोग को। नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंस्टीट्यूशन, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया नीति। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सौर विकिरण निम्न में से किस परास में दिखता है? तो सौर विकिरण किस परास में दिखता है? तो 400 से 700 nm में दिखता है सौर विकिरण। सौर विकिरण बी आंसर हो जाएगा। सौर विकिरण 400 से 700 nm के परास में दिखाई देता है। सौर विकिरण के प्रभाव से नाभिकीय गैसों का वाष्पीकरण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, खनिज मिनरल क्या है? तो खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है, बी आंसर हो जाएगा। खनिज मिनरल क्या है? तो अकार्बनिक ठोस है, बी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो एक ही प्रकार का परमाणु प्राकृत तत्व में मिलता है, सी आंसर हो जाएगा। एक ही प्रकार का परमाणु निम्न में से किस में मिलता है? तो प्राकृत तत्व में मिलता है, सी आंसर हो जाए। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो खाने का नमक बनता है मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से। खाने का नमक NaCl किससे बनता है? तो मजबूत अम्ल और मजबूत क्षार से बनता है, बी आंसर होगा। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं को क्या कहते हैं? तो नमक युक्त मिट्टी में जो मिलते हैं उसको हेलोफाइट्स कहते हैं। ठीक है, हेलोफाइट्स। पौधे जो नमक युक्त मिट्टी में उगते हैं वो क्या कहलाते हैं? हेलोफाइट कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, व्याख्या देखते हैं, एक्सप्लेनेशन से और अच्छे समझ में आएगा। जीरोफाइट्स क्या होता है? तो मरुस्थलीय क्षेत्रों में उगने वाले पौधे को जीरोफाइट्स कहते हैं। ये भी काफ़ी बार पूछा जाता है कि मरुस्थलीय क्षेत्रों में जो पौधे उगते हैं उनको जीरोफाइट्स कहते हैं, और हेलोफाइट्स नमक युक्त मिट्टी में उगने वाले पौधे को कहते हैं, और जल में उगने वाले पौधे को जलोद्भिद कहते हैं। ध्यान रखेंगे। पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण किससे बनता है? तो पर्यावरण बनता है जैवीय घटकों से, भू आकृतिक घटकों से और अजैव घटकों से। ये तीनों हो जाएगा, इन सभी से बनता है। ठीक है, पर्यावरण का निर्माण किससे होता है? तो जैवीय घटकों, अजैव घटकों और भू आकृतिक घटकों से। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो पानी ऊपर जाता है जाइलम टिश्यू से, जाइलम टिश्यू से। ठीक है, जाइलम में जल देख रहे हैं, जाइलम जल का वो एक्सप्रेशन आ रहा है ना, जाइलम में जल का। तो देखिए, तो पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम जल से वो करके, ध्यान रखेंगे कि जाइलम टिश्यू से जाता है पानी ऊपर। संवहनीय वैस्कुलर पौधों में पानी ऊपर किससे जाता है? तो जाइलम टिश्यू से जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पौधों का कौन सा भाग फूल बनने का उद्दीपन करता है? तो पर्ण है, पर्ण। ठीक है, सी आंसर हो जाएगा। पौधों का कौन सा भाग फूल बनाने का उद्दीपन ग्रहण करता है? तो है पर्ण, सी आंसर हो जाएगा। पौधों के पुष्प बनने का उद्दीपन प्रकाश ग्राही वर्णक फाइटोक्रोम के द्वारा ग्रहण किया जाता है और यह पर्ण में पाया जाता है, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, सी आंसर हो जाएगा। सहज प्रणाली का परिवर्धन निम्नलिखित में से कौन सा है? तो प्रणाली की स्वपोषी क्रिया है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो जेनेटिक्स जो है आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है।
जेनेटिक्स निम्न में से किसका अध्ययन है? तो आनुवंशिकता और विचरण का अध्ययन है। आनुवंशिकता और विचरण के अध्ययन को आनुवंशिकता कहते हैं। ठीक है। आनुवंशिकी जीव विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वंशागति के नियम, कारकों एवं विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। ग्रेगर मेंडल की उपलब्धियों को आज आनुवंशिकी में शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। सी आंसर हो जाएगा। मेंडल का आनुवंशिकता का सिद्धांत किस पर आधारित है? तो लैंगिक जनन पर आधारित है। भ्रूण किस में मिलता है? तो भ्रूण मिलता है बीज में मिलता है। सी आंसर हो जाएगा। भ्रूण किस में मिलता है? तो बीज में मिलता है। युग्मनज का बनना व परिवर्धन दोनों क्रियाएं बीजांड में होता है, इस तरह भ्रूण बीज में बनता है। ध्यान रखेंगे। प्रकाश संश्लेषण होता है किस में? तो प्रकाश संश्लेषण क्लोरोप्लास्ट में होता है। सी आंसर होगा। ठीक है। प्रकाश संश्लेषण आप लोग को पता है कि क्लोरोप्लास्ट में होता है। सी आंसर होगा। ठीक है। सी आंसर होगा, क्लोरोप्लास्ट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, इन तीनों से, मतलब उपरोक्त सभी से होता है। ठीक है। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण कैसे होता है? तो जीन के संक्रमण, ये जीन के सम्मिश्रण ब्लेंडिंग से, क्रोमोसोम में बदलाव से, जीन के मिश्रण सफलिंग से, उपरोक्त सभी से। तो उपरोक्त सभी से होता है। डी आंसर हो जाएगा। लैंगिक जनन से आनुवांशिक विचरण जीन के सम्मिश्रण, क्रोमोसोम में के बदलाव, जीन के मिश्रण आदि के माध्यम से होता है। ध्यान रखेंगे। बिल तथा मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान किसके प्रतिरोध के लिए कार्यरत है? तो HIV एड्स के लिए, HIV एड्स के विरोध के लिए कार्यरत था, प्रतिरोध के लिए आह्वान कार्यक्रम। ठीक है। सी आंसर हो जाएगा। बिल एवं मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन द्वारा स्थापित भारत के लिए कार्यक्रम आह्वान HIV एड्स के प्रतिरोध के लिए कार्यरत है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 2G स्पेक्ट्रम में अक्षर G किस शब्द के लिए प्रयुक्त है? तो G जेनरेशन से संबंधित है। ठीक है। जेनरेशन से 2G स्पेक्ट्रम G जेनरेशन से संबंधित है। ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, किन राज्य सरकारों ने 2010 तक निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया था? मतलब पंचायती राज व्यवस्थाओं में या ये नगर पालिकाओं में किन राज्य सरकारों ने 2010 तक स्थानीय निकायों में महिलाओं का आरक्षण 50% कर दिया है? तो बिहार में भी, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश, इन सभी में कर दिया था। बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। बी आंसर हो जाएगा। 2010 तक कर दिया था 50% महिलाओं का आरक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया था? तो भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार 1 अप्रैल 2010 को जोड़ दिया गया था। ठीक है। भारतीय संविधान में संशोधन करके शिक्षा का अधिकार कब जोड़ा गया? तो 1 अप्रैल 2010 को जोड़ा गया था। संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी के पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री ए राजा किस दल से हैं? तो ए राजा किस दल से थे? तो DMK के हैं। ठीक है। DMK, द्रविड़ मुनेत्र कजगम के। ठीक है। ये ए राजा उस समय 2G घोटाले के कारण ये चर्चा में थे। ठीक है। तो उसी समय करंट का क्वेश्चन बना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हजारीबाग में बिहार स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, कब हुआ था? तो 1921 में हुआ था। हजारीबाग में बिहारी स्टूडेंट्स कॉन्फ्रेंस का 16वां अधिवेशन हुआ, 1921 में हुआ था। ध्यान रखेंगे।
2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य भारत का कौन सा राज्य था, कौन सा बड़ा? तो तीसरा बड़ा राज्य था 2001 की जनगणना के अनुसार, और 2011 की जनगणना के अनुसार भी तीसरा ही राज्य है। अब तीसरा ध्यान रखेंगे, 2011 की जनगणना के अनुसार अब भारत जनसंख्या के अनुसार बिहार जो है तीसरा स्थान है। पहले स्थान पर जनसंख्या के अनुसार उत्तर प्रदेश, दूसरा महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार है। और बिहार की जनसंख्या भी पूछा जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार, तो 10,40,99,452 है। 10,40,99,452 पूछे जाते हैं 2011 की जनगणना के अनुसार। जब तक कि यह भी इम्पॉर्टेंट है, 2027 में जब तक जनगणना नहीं हो जाता है तब तक, जब तक आंकड़े नहीं आ जाते हैं नए वाले, तब तक ये इम्पॉर्टेंट रहेंगे, तो ध्यान में रखेंगे। 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार राज्य की कुल जनसंख्या, तो अब 2011 वाला याद रखें, वो है 10 करोड़, ठीक है, 10,40,99,452 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या है, जो कि राज्यों में तीसरे स्थान पर है। पहले स्थान पर कौन है? उत्तर प्रदेश, दूसरे पर महाराष्ट्र और तीसरे पर बिहार है जनसंख्या के अनुसार, बार बार पूछे जाते हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार बिहार का स्थान कौन सा है? तो 12वां, ये भी पूछा जाता है, ठीक है। जनसंख्या के अनुसार तीसरे क्रम पर और क्षेत्रफल के अनुसार 12वें क्रम पर है बिहार, बार बार पूछा जाता है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हाजीपुर में है। पूर्वी मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ है? तो हाजीपुर में, बी आंसर हो जाएगा। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। बिहार के उद्योग का कमिश्नर दफ्तर पटना में स्थित है। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो उत्तर बिहार में क्या किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सबसे ज़्यादा बाढ़ आता है उत्तर बिहार में, तो इसी के लिए प्रसिद्ध है, सी आंसर हो जाएगा। उत्तर बिहार बाढ़ विभीषिका के लिए प्रसिद्ध है। वैसे उत्तर बिहार की भूमि कृषि समृद्धि के लिए भी जानी जाती है, लेकिन यहाँ बाढ़ सबसे आ जाता है, इसी के लिए जाना जाता है उत्तर बिहार, ठीक है। आयोग ने इसी को माना था, ध्यान रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा शहर राष्ट्रीय राजमार्ग NH2 पर स्थित नहीं है? तो पटना जो है NH2 पर स्थित नहीं है, ध्यान रखेंगे। पटना हवाई अड्डा, ये पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा निम्नलिखित में से सीधे जुड़ा हुआ है। तो पटना अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किससे सीधे जुड़ा हुआ है? तो काठमांडू नेपाल से, नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई, लखनऊ, वाराणसी एवं रांची, इन सभी से जुड़ा हुआ है, तो ए आंसर हो जाएगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार में निम्नलिखित के द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो बिहार में किसके द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं? तो इंडियन एयरलाइंस द्वारा, सहारा एयरलाइंस द्वारा और रॉयल नेपाल एयरलाइंस द्वारा। तो ये सभी हो जाएगा, मतलब कि ये 1 2 3 चारों द्वारा, 1 2 3 द्वारा, ठीक है, डी आंसर हो जाएगा, ठीक है। बिहार में निम्नलिखित द्वारा विमान सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं। तो इंडियन एयरलाइंस, सहारा एयरलाइंस एवं रॉयल नेपाल एयरलाइंस, डी आंसर होगा। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा नीचे BPL का निम्नलिखित प्रतिशत आकलित किया था। तो 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे BPL का, बिलो पॉवर्टी लाइन्स के नीचे कितने प्रतिशत आकलित किया था? तो 45% आकलित किया था योजना आयोग ने 1993-94 में, ध्यान रखेंगे। योजना आयोग ने 1993-94 में बिहार के लिए गरीबी रेखा से नीचे मतलब BPL परिवारों की प्रतिशतता कितना? तो 45% आकलित किया था, ध्यान रखेंगे। बिहार में यद्यपि जमींदारी संवैधानिक रूप से 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया। किसके हाथों में रह गया था? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था, ठीक है। जमींदारी संवैधानिक रूप से बिहार में 1952 में हटा दी गई थी, तथापि भू नियंत्रण का सामाजिक आधार निम्नलिखित के हाथों में रह गया था। तो किनके हाथों में? तो प्रधान जाति के हिंदू के हाथों में रह गया था, सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो कितने
बिहार राज्य विभाजन पूर्व में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे? तो 6 थे। यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर थे। ये आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो कौन सी है? तो इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, ये आंसर हो जाएगा। बिहार में निर्यातोन्मुखी इकाइयों को स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधा का निर्माण IID द्वारा किया जाता है। तो कौन सी है? इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IID। तो बिहार की किस योजना का नाम बिहार की उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाइयों की स्थापना के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो वो है इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, IID, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बिहारी के संपादक थे बाबू महेश्वर प्रसाद। बाबू महेश्वर प्रसाद बिहारी समाचार पत्र के संपादक थे। ठीक है, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो बाबू महेश्वर प्रसाद थे। डी आंसर होगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के निवासी थे? तो मुरली भरावा के निवासी थे। ये आंसर हो जाएगा। राजकुमार शुक्ल किस गांव के थे? तो मुरली भरावा के निवासी थे। ये आंसर होगा। चंपारण के प्रसिद्ध किसान राजकुमार शुक्ल मुरली भरावा नामक गांव के निवासी थे। इन्होंने गांधी जी का 1917 के चंपारण भूमि और किसानों के प्रति नील कोठियों के मालिकों के अत्याचार के विरुद्ध ध्यान केंद्रित कराया था। ठीक है, इन्हीं ही मतलब कि राजकुमार शुक्ल ने ही गांधी जी को अवगत कराया था ये चंपारण के किसानों की समस्याओं से, जो नील की खेती की जाती थी। ठीक है, उससे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता थे। कहाँ से थे? तो श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता पुरुलिया से थे। पुरुलिया से, बी आंसर हो जाएगा। श्री निवारण चंद्र दास गुप्ता बंगाल के पुरुलिया जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। ठीक है, निवारण चंद्र दास गुप्ता बंगाल के पुरुलिया जिले के प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी थे। कुंवर सिंह राजा थे कहाँ के? तो जगदीशपुर के। सी आंसर होगा। कुंवर सिंह राजा थे जगदीशपुर के। सी आंसर होगा। लॉर्ड सिन्हा ने 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो लॉर्ड सिन्हा जो थे 1921 में कहाँ के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था? तो बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से त्याग पत्र दिया था। ये आंसर हो जाएगा। 1919 ईस्वी में भारत सरकार अधिनियम के अंतर्गत स्थापित बिहार सरकार के गवर्नर के रूप में 29 दिसंबर 1920 को उन्होंने पद ग्रहण किया था। लॉर्ड सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा बिहार उड़ीसा के प्रथम भारतीय गवर्नर थे। ठीक है, उन्होंने 1921 ईस्वी में इस पद से त्याग पत्र दे दिया था। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और अब आगे समसामयिकी करंट का क्वेश्चन है। अब ये 55वीं से 53वीं का ये क्वेश्चन समाप्त हो गया। अब करंट का क्वेश्चन उपयोगी नहीं है, उस समय का क्वेश्चन था। ठीक है दोस्तों, अगर सेशन पसंद आया हो तो इसको लाइक कर लीजिए और अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि इस तरह का उपयोगी वीडियो आप लोग के लिए लाऊं तो आप उसका उपयोग कर सकें अपने तैयारी बेहतर करने के लिए। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए थैंक यू दोस्तों।